आकाश दिस साइड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3 प्लस आपका क्वेश्चन नंबर 6 हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डेडिकेटेड क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी बनाया था। आई होप आपने उसको देखा रहेगा। अगर नहीं तो चैट बॉक्स में जाओ, वहां पे भी लिंक दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उधर भी। अभी ये अपना लेक्चर चालू करने से पहले क्लियर कट डिस्क्रिप्शन, यस गारंटीड जो मैं करा रहा हूं वही आएगा, जो मैं करा रहा हूं वही आएगा, 2 बार सुन लेना। अभी सर ये सेशन में आप ऐसा क्या कराने वाले हो कि आप इतना दावे के साथ कह सकते हो कि आएगा? क्योंकि पहले हो गया ओसीएम का पेपर, पहले हो गया हमारा एसपी का पेपर। दोनों केस में बेटा वही हुआ जो हमने बोला था, वो चीज आ गया। हमने सुबह 6 बजे से उठ के सेशन लिया था, वो काम कर गया। तो अभी भी बता रहा हूं, जो ये सेशन चल रहा है ये 100% काम करेगा। आप बिंदास आंख बंद करो और मेरे पे विश्वास रखो और जो पढ़ा रहा हूं वो दिल से पढ़ लेना। बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए अपने पास एक पेपर है, मतलब ऐसे सभी पेपर है वैसे फॉर्मेट में, और आपको भेजा है मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे, आपने देखा भी रहेगा। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक पेपर है, क्वेश्चन नंबर 3। आपको खाली पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, चलो आंसर तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना परफेक्टली। क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर दूसरा क्वेश्चन है 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली है। फिर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है, 4 फीचर्स। राइट एनी 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम। फिर रेशो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 क्वेश्चन से लिखना 3 ही था, बट माय डियर मैं आपको पांचों के पांचों पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सब डिस्कशन होगा। जब मैं अगला पेपर उठाऊंगा ना, आपको एक आध दूसरा रिपीटेड मिलेगा, तो आपको अपन को वापस करने की जरूरत नहीं होगी। जब मैं थर्ड पेपर उठाऊंगा तो आपको अभी तक किया था ना उसमें से 4-5 रिपीट मिलेगा। फोर्थ उठाऊंगा तो 7-8 रिपीटेड मिलेगा। सीधी बात, मतलब बहुत कुछ हो गया रहेगा, ऐसा मुझे आपको कहना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अभी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के साथ हमको स्टार्ट करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब लार्ज होता है। अभी फिलहाल अगर मैं पढ़ रहा हूं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैन आई से आई कांट स्टार्ट विद द डायरेक्ट आंसर, नहीं बराबर। मैंने अगर बच्चों को पढ़ाया है, आप सभी को पता है, मैं पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन मीनिंग कुछ तो लिखने बोलता हूं, 4-5 लाइन का, 3-4 लाइन का, जो भी आप समझो, वो करने के बाद हमको आगे जाना है। इज दिस क्लियर विथ यू? यस सर। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है माय डियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आराम से समझा, कुछ नहीं है, एकदम खाली परफेक्टली बैठो, एकदम अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ सुनो। जहां पे अगर आपको कुछ लगता है, आप जो भी नोट्स अगर मेरे पहले पढ़ाया हुआ था आपने बनाया था तो मार्क करिएगा, या फिर आप नोट्स खुद या फिर टेक्स्ट बुक से भी पढ़ रहे हो वहां पे मार्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द एंटायर इकोनॉमी। मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जो पूरे इकोनॉमी को स्टडी करता है। ओके सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द, ये नीचे की चीजें जो जो याद रखता है याद रखो, बोलो। नेशनल इनकम इधर आता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट इधर आता है, नेशनल आउटपुट भी इधर आता है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो, टोटल कंजम्पशन हो, टोटल सेविंग हो, 2-3 तो याद रह जाएगा ना आराम से। नेशनल इनकम हो, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो, नेशनल आउटपुट हो गया, नेशनल इनकम आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन सेविंग, ठीक है। और लास्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है। चलो अगर ये भी नहीं सर, डेफिनेशन भी देख लो एक बार। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्ल शैपिरो, बराबर, ये शेपिरो क्या बोलते हैं देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल, फंक्शनिंग काम, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। देखो माय डियर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्ल शेपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कार्ल शेपिरो ने दिया, और वो क्या कहते हैं माय डियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। चलो फ्रेंड्स डन विद दिस। अभी बात करते हैं मेन क्वेश्चन, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर आएगा? आएगा, ये सोच के ही पढ़ना है, जो कंटेंट करा रहा हूं वो आने वाला है परफेक्टली एकदम आराम से। चलो, तो थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं दिख रहा है तो देखो, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। ओके चलो, चलो यस वेरी फास्टली बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। पहला बात करते हैं बेटा थियरी ऑफ
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट याद रखो। दूसरा था थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलो पहला थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो इसमें क्या क्या लिखा है देखो बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग, क्या क्या फॉलोइंग एक्सप्लेन करता है। विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कौन से फैक्टर है जो नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं। फिर व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन होता है, चेंज होता है लेवल ऑफ इनकम में, आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में। दो पॉइंट्स है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन करता है फॉलोइंग, क्या क्या एक्सप्लेन करता है, कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं नेशनल इनकम, फिर फ्लक्चुएशन कैसा होता है, कौन से फैक्टर नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी ले लो उसमें, ठीक है। कौन से फैक्टर लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं, फिर वो किसकी वजह से, क्या कारण है कि उसमें फ्लक्चुएशन होता है, बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ, टू अंडरस्टैंड how the level of employment is determined, we have to study the following function। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है, उसके लिए फॉलोइंग फंक्शन को स्टडी करना पड़ेगा, जो कि क्या था बेटा, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपको डिटरमाइन करना है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही। और आगे अभी थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इधर आओ, अभी इसका थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन था, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट याद रखो। अभी इसमें और मैंने एक शॉर्ट पॉइंटर्स भी दिए तो आपको याद हो जाएगा। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, अगर वही लिखोगे तो क्वेश्चन बेटा तुम्हारा 4 मार्क्स का नहीं लगेगा, वो बहुत हो जाएगा, ठीक है। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, देखो उसमें क्या क्या दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, बस ये तो लिखना है, प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होता है ये शो करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर फर्दर एक्सप्लेन करता है व्हाट कॉजेस द फ्लक्चुएशंस इन इट, पहले भी ऐसा ही कुछ लिखा था बेटा, वो डिटरमाइन करता है किसकी वजह से फ्लक्चुएशंस होते हैं, बस। नेक्स्ट है बेटा थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो देखो क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, आराम से हो जाएगा, पॉइंट ही रिपीट किया है। मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, मतलब क्यों बाबा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और पॉवर्टी का क्या रीजन है, कॉजेस क्या है, क्या कारण है, ठीक है। वो एक्सप्लेन करता है, कौन, मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है कारण क्या है अंडर डेवलपमेंट का और पॉवर्टी का। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा आल्सो सजेस्ट करता है स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बराबर। अंडर डेवलपमेंट है तो उसका रीजन यहाँ पे, फिर यहाँ पे बेटा ऐसा क्या सजेशन है, क्या स्ट्रेटेजीज है जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मैक्रो थियरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने क्या, उसको बेटा हमको क्या देना है, रिवॉर्ड देने, तो उसके लिए बात हुआ रहेगा। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विथ रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, फिर वेजेस, बराबर वही बोला था, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। टोटल नेशनल इनकम में देखो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, ये समझा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है, ठीक है। चलो इज दिस क्लियर विथ यू, यस सर। बात करते हैं एक बार पॉइंटर्स की, सो दैट हमको याद हुआ गया। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, फिर थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ऐसे याद रखो। फिर पहला क्या था बेटा, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पहला, फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन था। दूसरा क्या था बेटा, देखो जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, और बीच में क्या बचा था, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इज दिस क्लियर विथ यू, यस सर। चलो बेटा आराम से नेक्स्ट 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 इधर ही देख लो बेटा, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ए मोनोपोली के फीचर्स के बाद जाते हैं बेटा आराम से, सर आएगा क्या, तो नहीं आएगा, इसके लिए पढ़ रहा हूँ क्या मैं। चलो इधर आओ,
आराम से। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली नहीं पढ़ना था मेरे को, मोनोपोली चाहिए था। ये कराया था बट फिर भी ऐसा समझो कि बाबा अभी हम लोग अलग से रिवीजन रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार बराबर जितना भी बार हो सके बेटा हम लोग रिवाइज करेंगे और एग्जाम में पढ़ के आएंगे मार्क्स। चलो तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं बाबा। चला 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 मोनोपोली और उसके फीचर्स। ये मोनोपोली का मतलब कुछ कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे याद रखो, आराम से देखो पॉइंटर्स याद रखो परफेक्टली। मोनोपोली इज दैट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सिंगल सेलर और लार्ज बायर्स। सेलर इज नोन एज अ मोनोपोलिस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। देयर इज नो क्लोज कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और ये नहीं पढ़ना है, चलो ठीक है नेक्स्ट। वापस एक बार बता दूं, हाँ बता दो सर। देखो मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे सिंगल सेलर होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। दूसरा सेलर इज नोन एज मोनोपोलिस्ट, ठीक है। फिर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, बराबर ये नहीं पढ़ना। चलो सर पॉइंटर्स के ऊपर बात करते हैं। पहले तो हमने जो जो बोला था वही वापस वापस देखो। सिंगल सेलर है, मेनी बायर्स है, जो सेलर है उसका कंट्रोल होता है ओवर द मार्केट सप्लाई, वो प्राइस मेकर है, एकदम लिंक्ड पॉइंट से आराम से। मोनोपोली सिंगल सेलर होता है, मेनी बायर्स होते हैं, उसका कंट्रोल होता है सप्लाई के ऊपर, मार्केट सप्लाई के ऊपर, वही प्राइस मेकर होता है। ये नो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो आया ही नहीं, आएगा देखो। नो क्लोज सब कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता और नो एंट्री टू द फर्म, मैं अकेला बापे किसी को एंट्री नहीं मारने दूंगा। एकदम सिंपल आराम से पॉइंटर्स याद रखो। एक्सप्लेनेशन तुमको कम लग रहा है और तुम्हारे पॉइंट ऐड कर दो, 1-2 पॉइंट का मिक्सअप बना दो उसके अंदर, बट मसाला भरा हुआ होना चाहिए। पॉइंट परफेक्ट, अंदर मसाला जितना भरना है भरो, बट वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आप लिखने वाले हो वो 4 मार्क्स का कंटेंट लगना चाहिए परफेक्टली, ठीक है। चलो सर डन। चलो नेक्स्ट बेटा क्या है, इलेबोरेट एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी किधर गया रे? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी किधर है रे? एक ये देखो ना। इलेबोरेट एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, मैं भी 4 ही बताने वाला हूं अभी। हाँ चलो आ गया, आराम से आराम से आराम से। क्या नहीं कराया यार, सब कराया। क्या बाकी रह जाएगा फिर? कुछ भी बाकी नहीं रहे, बाकी नहीं रहेगा। ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखो देखो, अपना आंसर लिखने का रवैया एकदम कड़क होता है। देखो क्या आपको शुरू में मीनिंग वगैरह लिखना है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ऐसा कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में होना जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करे, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी इज द वांट। अब ये वही रिपीट किया, यही क्वेश्चन, यही बेटा जो ऊपर लिखा था वही रिपीट है। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। सेटिस्फाइंग पावर जो पर्टिकुलर कमोडिटी में है, बराबर। कौन सा वांट? ह्यूमन वांट्स, ठीक है। अभी क्या क्या फीचर्स है देखो। पहला फ्यूचर, फ्यूचर फीचर, फीचर्स। फीचर्स देखो, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव सब्जेक्टिव, रिलेटिव सब्जेक्टिव। वाओ। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देख इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। इथिक्स नहीं देखता मां कसम। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। मेरे को 4 ही बात करना है ना, मैं क्यों उतना आगे जाऊं। देखो अभी आराम से बेटा, पहला यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट पॉइंट्स याद रखो यार। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, शुरुआत के 1-2 पॉइंट, 1-2 चैप्टर का क्वेश्चन है ना, तो बच्चा ये पढ़ता है नॉर्मली, इसके लिए मैं पास पास जाऊंगा। देखो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, फिर डिफर फ्रॉम रहेगा नहीं, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, फिर डिफर्स रहेगा। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, ऐसा, ठीक है। चलो तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट, चलो रिलेटिव कॉन्सेप्ट में इधर गया, यस। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस, ठीक है। इट वराइज फ्रॉम मतलब चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, आराम से, ठीक है। आगे देखो एग्जांपल दिया है, वुलन क्लोथ्स हैव एन ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर, बराबर। विंटर सीजन में ही ये क्लोथ की बेटा जरूरत है, टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस की बात आई ना, वैसा। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द टेस्ट, सो लाइक्स और डिसलाइक्स, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि टेथोस्कोप होता है जिसका यूटिलिटी डॉक्टर को है, बट अपने जैसे लेमन मतलब नॉर्मल ह्यूमन को नहीं है, ठीक है। उसका काम डॉक्टर को ही है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऊपर टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस था, इधर
पर्सन टू पर्सन, इसके लिए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पर्सन टू पर्सन, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का यूटिलिटी अलग अलग होता है, बराबर। नेक्स्ट इज माय डियर इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब ये इथिक्स को नहीं देखता, जैसे कि एग्जांपल से पढ़ना, नाइफ हैज द यूटिलिटी टू कट द फ्रूट वेजिटेबल्स एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड टू हार्म समवन। तो अलग अलग जगह पे इसका यूटिलिटी बदल जाता है बेटा, पर्सन टू पर्सन, ये इथिक्स नहीं देखता। अभी ये अच्छी चीज के लिए फ्रूट कट करो, वेजिटेबल कट करो, किसी का गला कट करो, ये इथिक्स में सही नहीं बैठ रहा है ना। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन, द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरिंग क्या, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। ये कंसीडर नहीं करते व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, बराबर। अभी मुझे किसी का गला काटना है तो ऑब्वियसली मेरा काम तो पूरा हो जाएगा ना, मुझे किसकी जरूरत चाहिए थी, बराबर, नाइफ की, तो मेरी तो यूटिलिटी कंप्लीट हो गई। तो ये नहीं देखता है कि तुम अच्छे काम के लिए वापरते हो बुरे। चलो, फोर्थ इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। देखो एग्जांपल से पहले समझ, सब में एग्जांपल डाला है मैंने। मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस, ठीक है, टू अ कंज्यूमर, मतलब मिल्क दोनों चीजें कंप्लीट कर रहा है, मिल्क की हमें यूटिलिटी भी है और वो हमें यूजफुल भी है। दूसरा चीज, लिकर हैज अ यूटिलिटी, बराबर, मेरा वो कैपेसिटी है वो कमोडिटी में मुझे सेटिस्फाई करने का, बराबर, बट एडिक्शन, मतलब दिख रहा है ना, तो एडिक्शन, बराबर, एडिक्शन ये जो लिकर का है वो यूजफुल नहीं है बाबा। लिकर हैज अ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट, बट ये यूजफुल नहीं है, इसके लिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस से अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो क्या लिखा था बेटा, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स द वैल्यू इन यूज, मतलब वो यूज करोगे तो उसका वैल्यू है। जैसे कि मिल्क में अपने आप में यूटिलिटी तो है, बट उसको यूज करना उसका वैल्यू है बेटा, बराबर कि नहीं। तो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ, तो ये हो गया, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी। एग्जाम्पल, मिल्क का और लिकर का याद रखना, बराबर, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इतना याद रखो। नेक्स्ट थिंग इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, बराबर। अभी यहाँ पे भी एग्जांपल से देखो, यूटिलिटी इन मेडिसिन और इंजेक्शन, बराबर, बट द कंजम्पशन ऑफ इट मे नॉट गिव प्लेजर टू द पेशेंट। ये मेडिसिन लेना अच्छा लगता है क्या तुमको, मेडिसिन लेना तुमको अच्छा लगता है, मजा आता है, इंजेक्शन लेना अच्छा लगता है, मजा आता है, बट क्या वो काम का है, मतलब देखो यहाँ पे लिखा प्लेजर, वो प्लेजर नहीं देता होगा बट वो हमारे लिए बेटा काम का है ना, पैसा। तो देखो, यूटिलिटी इन मेडिसिन और इंजेक्शन, यूटिलिटी है मेडिसिन में और इंजेक्शन में, बट द कंजम्पशन ऑफ इट मे नॉट गिव प्लेजर टू द पेशेंट, तो उससे हमको प्लेजर, आनंद नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा, बराबर कि नहीं। तो डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे भी एग्जांपल से पढ़ सकते हो, when an hungry person saw food he got a utility but he will get satisfaction only when he eat that food। तो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन बराबर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जब वो खाएगा तभी उसको मजा आएगा, ठीक है। अभी कितना पॉइंट इसमें से याद रखना था बेटा आपको, ओनली 4 पॉइंट्स, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, सेटिस्फैक्शन, बराबर कि नहीं, ऐसे कितना याद रखा जा सकता है, ठीक है। चलो सर, दिस was about फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आगे भी और कॉन्सेप्ट है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखना है, आपको रख सकते हो। यहाँ पे तुमको स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ से लेना चाहिए था, देखो ये और ये, ओके, जिसमें लेना था वो लेगा, ठीक है। चलो सर, ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बात करें सर, यस आगे बात कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा तुम्हारा, ये हो गया 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अभी राइट एनी 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द नेशनल इनकम। चलो, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में क्या डिफिकल्टीज है, क्यों क्या डिफिकल्टी है बाबा। चलो दिख रहा, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख रहे हो, किधर गया, 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द नेशनल इनकम। चलो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, यस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में है। सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, आपने बोला था ना शुरू में कुछ तो लिखना है, इंट्रोडक्शन मीनिंग वगैरह, चलो कोई दिक्कत नहीं,
आपको नेशनल इनकम से रूबरू कराते हैं थोड़ा सा, ठीक है, नेशनल इनकम, आराम से, ठीक है। चलो, नेशनल इनकम, यस, हियर वी आर, ठीक है। मीनिंग तो एटलीस्ट पढ़ा देता हूं आपको। देखो, मॉडर्न इकोनॉमी इज द मनी इकोनॉमी। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न इकोनॉमी मनी वाला इकोनॉमी है और नेशनल इनकम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम, अच्छा बीच में रह गया, कोई बात नहीं। रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो रियल टर्म्स में नेशनल इकोनॉमी इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर कि नहीं। प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होता है इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, वॉट एवर इट विल बी, ठीक है। चलो, तो चलिए देखो क्या लिखा है बेटा, मीनिंग से बात करते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी इज द मनी इकोनॉमी। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो मनी वाला इकोनॉमी है और नेशनल इनकम मनी में ही एक्सप्रेस होता है। द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज नोन एज द नेशनल इनकम। वाह, खत्म ना यार। टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। फिर इन द रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेटा, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज, यस, जो कि प्रोड्यूस होते हैं बेटा इकोनॉमी में, बराबर, ड्यूरिंग अ ईयर। तो रियल टर्म्स में नेशनल इनकम एक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्रोड्यूस होता है, खत्म। अभी आगे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाता हूं क्योंकि मेरा मेन एजेंडा आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कराना है। वेयर इट इज, आ जाओ भाई। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ कैलकुलेटिंग मेजरिंग द नेशनल इनकम। चलो पॉइंटर्स के ऊपर आते हैं वेरी फास्ट। हर एक बच्चा मेरे साथ है, यस सर वी आर विथ यू। चलो ओके, डिफिकल्टीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलो, यस सर, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है ये, डिफिकल्टीज है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है, देखो, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता है। कैसे सर, देखो, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज द डबल काउंटिंग। मतलब पॉइंट ही रिपीट किया, अभी तक एक्सप्लेनेशन आया नहीं। देखो, द वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब डायरेक्टली फाइनल गुड्स का ही वैल्यू कंसीडर होता है। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, जो बीच में जो गुड्स यूज होते हैं उसको बेटा कंसीडर नहीं किया जाता। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ गया, फाइनल गुड्स का ही वैल्यू लिया जाता है, जो मीडिएट मतलब इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, इन बिटवीन जो यूज होते हैं उसका वैल्यू कंसीडर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखो बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नॉन मोनेटाइज सेक्टर का बेटा एग्जिस्टेंस है, ठीक है। देखो, in India, especially in rural areas, there exists a non-monetized sector. A major part of production is partly exchanged for other goods and services. कड़क, ये सही बोला, ये मेरे बारे में कहा लगता है शायद। गांव में क्या होता है बेटा, रूरल एरियाज में आप एक दिन मेरे काम पे आ जाओ, उसका कोई ये नहीं होता है, मनी वैल्यू में पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। आपके यहाँ पे हम एक बार काम आएंगे, काम के लिए आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन जो पैसे में होना चाहिए था वो नहीं होता है, इसके बदले वो, उसके बदले वो, खत्म, बराबर कि नहीं, बार्टर सिस्टम टाइप। तो देखो, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, तो डेटा बेटा रियल नहीं है। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, पहला डबल काउंटिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। तो देखो, adequate and correct data on production and cost data relating to goods and services are not available in developing countries. developing countries में बेटा inadequate और correct data किसका, प्रोडक्शन का और कॉस्ट का अवेलेबल नहीं है। inadequate and unreliable data प्रोडक्शन का और कॉस्ट का अवेलेबल नहीं है। 3 पॉइंट की बात किया मैंने ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड, आराम से। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, inadequate and अनरिलायबल डेटा। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। बेटा देखो, डेप्रिसिएशन का मेथड फिक्स नहीं होता, कैपिटल गेन और लॉस जो हुआ उसका वैल्यू नहीं कंसीडर करते, इलिटरेसी और इग्नोर करते बेटा लोग। इसके लिए देखो ना, ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस स्मॉल प्रोड्यूसर्स डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन, मतलब उसका प्रोडक्शन का ये लोग कैलकुलेशन क्या जो पूरा हिसाब किताब है वो रखते ही नहीं। तो देखिए बेटा, हाउ मच पॉइंट्स, टोटल 6 आई थिंक। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, existence of non-monetary sector. Next is inadequate and unreliable data. Depreciation. There is no uniform or common accepted standard rates of depreciation नहीं है,
applicable to the various capital assets, thus it is difficult to the make a correct डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन, बराबर। कैपिटल असेट्स के लिए क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस करें, फिक्स नहीं। चलो नेक्स्ट इज कैपिटल गेन और लॉसेस। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस विच अक्रू टू प्रॉपर्टी ओनर्स, ठीक है, जो कि अराइज होता है फॉर प्रॉपर्टी ओनर्स। कैपिटल गेन और लॉस जो अराइज होता है प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज इन द प्रॉपर्टी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसेट एंड द चेंज इन द वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मतलब अगर ये साल हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू एक 10 लाख था, अगले साल 12 लाख हुआ, तो इसको क्या ये 2 लाख का डिफरेंस अगले साल 12 लाख, अच्छा ये प्रॉपर्टी इसका वैल्यू 2 लाख से बढ़ गया तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करो, कैपिटल डालो, तो वो होता नहीं है। कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज तो होता है ना, कैपिटल गेन और लॉस, तो उसके हिसाब से बेटा कैलकुलेशन नहीं होता, बस इतना लिखा है इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। पहला तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है, बराबर। दूसरा आई थिंक वो डेटा के बारे में था क्या, नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनिटरी सेक्टर, उसके बाद में इनएडिक्वेट अनरिलायबल डेटा, फिर डेप्रिसिएशन है, कैपिटल गेन और लॉस, और लास्ट में था बेटा इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। आराम से, बराबर। यस, एनीथिंग लेफ्ट, एनीथिंग लेफ्ट, एनीथिंग लेफ्ट कि सब कुछ लेफ्ट। हाँ यस, लास्ट एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नहीं रहेगा ऑब्वियसली, रेशियो और यस, एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। चलो रेशियो मेथड पे जाते हैं। तू है तो ये दिल धड़कता है, तू नहीं तो तड़पता है, कि तुझसे ये रात बड़ी खुशनुमा, तू दुनिया तू तेरा रहनुमा। रेशियो और परसेंटेज मेथड, यस मिल गया। मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, माय डियर ये लिखने से पहले आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग लिखना पड़ेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन, बराबर कि नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कुछ याद आ रहा है क्या, देखो इधर बरसात है ये, आई रात है ये पढ़ा दिया था मैंने। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था एक्चुअली, मैंने इलास्टिसिटी बोला शायद। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस इसको इलेबरेट किया। चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, फिर उसका जो आपने साइन यूज किया उसका बताओगे, जैसे कि दिस साइन इज फॉर चेंज, दिस फॉर क्वांटिटी डिमांड, पी फॉर प्राइस, और ये जो चेंज इन क्यू है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था, और ये चेंज इन पी था तो दैट इज चेंज इन प्राइस। ओके चलो, दिस इज क्लियर विद यू, आराम से ये याद करो फिर हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब भी फिर आप उसमें बेटा बोल सकते हो कौन सा मेथड, रेशियो मेथड ऑफ, रेशियो मेथड का ही दूसरा नाम है परसेंटेज मेथड। आराम से एक लाइन पहला बन गया आपका, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड। सो रेशियो मेथड इज डेवलप बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, पहला लाइन हो गया, यस सर अल्फ्रेड मार्शल लेके आया। ओके चलो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ये देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो ऊपर भी डिस्कस कर लिया था हमने। तो अलग क्या है बेटा, अलग क्या है बेटा, बराबर कि नहीं। ये परसेंटेज का मतलब ही रेशो होता है ना, परसेंटेज वगैरह बात है मतलब रेशो की बात करें तो देखो परसेंटेज ऊपर भी डिस्कस कर लिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर अगेन ये फॉर्मूला आपको बनाना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। मैथमेटिकली द अबाव फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर, ठीक है। तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्यू, फिर डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओनली प्राइस। तो ये रेशियो मेथड का ये फॉर्मूला आप वहां पे राइट करके आ सकते हैं। एकदम सिंपल था, जैसे कि अपन ने मीनिंग में लिखा वैसे आपको यहाँ पे लिखना था। और 4 मार्क्स का कंटेंट है, पहला मीनिंग, फिर ये रेशियो मेथड का किसने लेके आया, क्या है उसका मीनिंग, फिर ये आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा उसको मैथमेटिकली, फिर और एक बार ये फॉर्मेट में लिखो, दैट्स इट। और अगर 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 सर कम लग रहा है और इलेबरेट करो, इसका मीनिंग लिख दो, जैसे कि मैंने बोला ना, ये देखो ईडी इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज इक्वल टू चेंज क्वांटिटी डिमांड, बराबर चेंज, और ऐसा लिख सकते हो लाइन बाय लाइन,
आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो एंड बाय दिस वी आर डन विथ अपना एक पेपर, ठीक है। अभी दूसरे पेपर के साथ अपन आगे जाएंगे। तो दूसरा पेपर तुम्हारा जुलाई 22 का है और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 कुछ सिंपल सा है, मिल रहा है आपको, दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा। यस सर वी आर गेटिंग फीचर्स ऑफ माइक्रो पूछा है, ठीक है। फीचर्स ऑफ माइक्रो 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर क्वेश्चन है। फिर एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली, समझा, आ गया, ऊपर डिस्कस कर लिया था। फिर yes, explain 4 points related to the role of money market in India. Okay, explain any 4 points related to the role of foreign trade. Okay, चलिए आराम से, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बच्चा यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं करूंगा क्योंकि बच्चा नॉर्मली करता है, ठीक। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, फीचर्स ऑफ माइक्रो, यस। चलिए, बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumption। 4 पॉइंट लिखने बेटा आपको, हाँ, एनी 4 पॉइंट बेस्ड ऑन सर्टेन assumption। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल assumption होते हैं बेटा, दिस assumption मेक्स द एनालिसिस क्या बनाता है, ये सिंपल बनाता है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है, ये प्राइस थियरी का बेटा डेटा है, प्राइस थियरी, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा स्लाइसिंग मेथड, आराम से 4 पॉइंट बन जाएंगे। एजम्पशन पे बेस्ड है, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है, प्राइस थियरी और स्लाइसिंग मेथड। सर 4 बताए आपने, अगला याद नहीं आएगा हमको, ये 4 में से एक दूसरा भूल गए। पार्शियल इक्विलिब्रियम बेटा पार्ट का स्टडी करता है, कंप्लीट स्टडी नहीं करता। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का बेटा यहाँ पे एनालिसिस होता है। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल भी यूज होता है। ये 7-8 पॉइंट के पास अपन जाएंगे, बट मेरे को 4 याद रखने। एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्लाइसिंग मेथड, बराबर की नहीं। फिर प्राइस लेवल, बराबर की नहीं, यस, प्राइस थियरी आई थिंक, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थियरी, स्लाइसिंग मेथड, पार्शियल इक्विलिब्रियम, आराम से बन जाएगा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, आराम से, और सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। चलो इंडेक्स नंबर के पास बेटा धाव लेंगे, धाव 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 गड्या, इंडेक्स नंबर कडे जाऊया। इंडेक्स नंबर, चला। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है नहीं लिखा है आई डोंट नो, अदरवाइज अपने को जाना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में, और मैं जाऊंगा, टेंशन मत। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर क्यों जाना है भाई, सब है, क्या नहीं है अपने पास। देखो मिला सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, चलो आराम से देखिए बेटा। फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है सुटेबल गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर्स इन फ्रेमिंग ए सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए इंडेक्स नंबर, पहला तो सर रुको, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन अगर मुझे लिखना है, थोड़ा सा सर इंट्रोडक्शन कुछ तो लिख सकते हैं ना। हाँ सर, देखो एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंज इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या चेंज हुआ, ये पढ़ा दिया था पहले भी, बराबर, उसको मेजर करना है, इंडेक्स नंबर का ऑफर होगा। इंडेक्स नंबर वर ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में चेंज हुआ वो मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज होता है। चलो बस आगे नहीं बात करूंगा, ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट फिर भी अब भी हमको अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है तो क्या लिखते, तो वो था, ठीक है। चलो फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, ठीक है। इंडेक्स नंबर हेल्प करेगा टू फ्रेम द सुटेबल पॉलिसीज, स्टडीज द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी। इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू स्टडी द ट्रेंड्स एंड ऑल, बट जो भी है पॉइंट्स याद होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूं। देखो इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर इन फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी। फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी, पॉलिसी मेकर को मदद करता है फ्रेम द सुटेबल पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे कि प्रोडक्शन में क्या चेंज, प्राइस में क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेटा फोरकास्ट करता है, फोरकास्ट अंदाज लगाता है। देखो इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट डेटा, प्रेजेंट डेटा का बेटा स्टडी करके फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम लोग लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। चलो सर ये क्या क्या पॉइंट था, पहला पॉइंट हमने पढ़ा फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, स्टडी ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए काम आएगा। इंडेक्स नंबर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट enables the government to undertake appropriate anti inflationary measure। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, ये मेजर्स अगर लेने हैं तो हमको
इंडेक्स नंबर का यूज होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पहला तो बेटा हेल्थ फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज, स्टडी करता है ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी, फिर फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, फिर बेटा यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म्स, फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स को प्रेजेंट करना है, इंडेक्स नंबर मदद करेगा। फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में प्रेजेंट करना है, इंडेक्स नंबर मदद करेगा। डिफ्लेटिंग, डिफ्लेटिंग का मतलब क्या होता है? डिफ्लेटिंग मींस मेकिंग एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा में अगर एडजस्टमेंट करना है तो ये चीज को आप डिफ्लेटिंग बोलते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर्स are used to adjust price changes, wages changes, etc. Thus, deflating helps to present financial data in real term. बराबर, deflating means making adjustment in the original data. ओरिजिनल डेटा में अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो ये चीज को क्या बोला जाता है? डिफ्लेटिंग। बराबर, और अपना जो इंडेक्स नंबर है वो यूजफुल होता है, प्रेजेंट करना है अगर फाइनेंशियल डेटा रियल टर्म्स में, अगर आपको रियल टर्म्स में डेटा प्रेजेंट करना है तो आपको अपना इंडेक्स नंबर मदद करेगा। इज दिस क्लियर विथ यू? यस सर, वी आर क्लियर विथ दिस 5 पॉइंट्स। और पहला पॉइंट था आपका फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। ठीक है, इंडेक्स नंबर मदद करेगा पॉलिसीज फ्रेम करने में, स्टडी करता है ट्रेंड एंड टेंडेंसीज, फोरकास्ट करेंगे हम लोग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए मदद करेगा। नेक्स्ट इज यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म्स, और डिफ्लेटिंग के लिए भी बेटा हेल्प होता है। डिफ्लेटिंग मतलब क्या होता है? मेकिंग एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो इज दिस क्लियर विथ यू? यस सर, वी आर क्लियर विथ दिस। चलो लेट्स मूव अहेड। एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली। बताऊंगा क्या? नहीं बताऊंगा। 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया। सिंगल सेलर है, बराबर, मार्केट सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मेनी बायर्स है। कुछ याद आ रहा है? यस, ओके, चलो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट थिंग। और तुम्हारा अगला क्वेश्चन है बेटा 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट का रोल, ठीक है, रोल ऑफ मनी मार्केट। चलो बेटा, आएगा सर, आएगा रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ओके, चला 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 गड्यांनो, चला आता पुढे जाऊया। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर आई थिंक ये चैप्टर नंबर 8 है शायद। यस, ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 9 में जाना है अपने को। 9 रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ओके, गॉट इट, गॉट इट। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। चलो ध्यान बनाए रखो बेटा, किधर जाना नहीं है आपको, सतर्क रहिएगा। आर यू ऑल आर सतर्क? यस सर, वी आर सतर्क। ओके, जागते रहो। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट है, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट है, उसके बाद में मनी मार्केटचा लिहिले की नाही तर मला जावं लागेल कुठे पुस्तकामध्ये। चलो चलो चलो, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। अरे क्या नहीं है, सब है सब है। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ओके, मनी मार्केट का रोल अपने इंडिया के लिए, पहला शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर, बोरोवर को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, आजा मनी मार्केट में। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्यों लिक्विडिटी? शॉर्ट टर्म असेट है बेटा, जब पैसे का जरूरत है कम टाइम के लिए इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकता है। फिर पोर्टफोलियो मैनेज होता है बेटा तेरा, कहाँ पे? मनी मार्केट में। चलो पहला पॉइंट, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वाओ, ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या लिखा है एक बार पढ़ लो। चलो देखो, मनी मार्केट डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डील होते हैं। जस्ट लाइक या फिर फॉर एग्जांपल कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसा लिख सकते हो। दिस इनेबल्स द इन्वेस्टर को मदद होता है बेटा टू होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल असेट। अलग अलग फाइनेंशियल असेट, तुम जैसे कि मैंने नाम लिया, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किसकी मदद से? मनी मार्केट की मदद से। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म बेटा, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस रखा जाता है।
इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस रखा। देखो मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी या फिर फंड्स। डिमांड एंड सप्लाई पे बेटा बैलेंस रखने में मनी मार्केट मदद करता है। सुनिए 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 सुनिए, पहला पॉइंट है तुम्हारा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट बराबर, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। पहला पॉइंट मनी मार्केट शॉर्ट टर्म। वाओ। दूसरा लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिर इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे भी ऐसा बोला क्या 4 पॉइंट्स लिखो करके? हाँ यस 4 पॉइंट्स ही लिखा बेटा बोला, बोलो पर फिर भी आगे का बता देते। देखो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी देखो गवर्नमेंट भी इशू करता है यहाँ पे मनी मार्केट में, गवर्नमेंट भी इशू करता है इंस्ट्रूमेंट। तो जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इशू करेगा। इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है मनी मार्केट में। A well-developed money market ensures the successful implementation of the monetary policy. Perfectly implement करेंगे ये लोग monetary policy of the government. Economizes the use of cash. Economizes the use of cash. देखो money market deals with the various financial instruments that are close substitute of the money market. मतलब economizes is minimizes the use of cash. Use of cash मिनिमाइज हो जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह आपने सुना रहेगा, तो यूज किया जाता है ना बेटा ट्रांजैक्शन के लिए, पैसा नहीं यूज हो रहा है, बिल यूज हो रहा है, तो वैसा यूज ऑफ कैश थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। फिर ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मनी मार्केट की वजह से कॉमर्स इंडस्ट्री और ट्रेड में क्या होता है बेटा, ग्रोथ होता है, ग्रोथ। ओके कितने पॉइंट्स बेटा, 4 चाहिए। पहला तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर, आई थिंक आपको याद आ जाना चाहिए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, फिर आई थिंक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड में यूजफुल टू इंडस्ट्री, पता है कि इंडस्ट्री ट्रेड कॉमर्स का कुछ था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश, ग्रोथ ऑफ यस कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड, बराबर यस। कितने पॉइंट चाहिए बेटा अपने को? अपने को चाहिए खाली 4 पॉइंट्स, बट आपको इसमें से जितने भी याद आते हैं यू कैन राइट। ओके सर वेट, मनी मार्केट का थोड़ा सा मीनिंग, हाँ चला है, बराबर है बराबर, थोड़ा सा मीनिंग ऑफ द मनी मार्केट, यस यस यस। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जरे सितारा। यस मनी मार्केट दिख रहा है, एकदम सिंपल है। देखो मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग शॉर्ट टर्म फंड्स, और इसमें वो देखो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लेता, ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रोमिसरी नोट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आ गया बराबर, ठीक है चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मैंने ऑलरेडी बेटा आपको एग्री डिसएग्री कैसा लिखना है ना उसके ऊपर भी बेटा अपलोड किया अपन ने सेशन, वो भी आप देख सकते हो। समझा मैं क्या बोला, इसकी बात किया हमने, समझ में आया कुछ बराबर? चलो डोंट वरी, एग्री डिसएग्री कैसा लिखना होता है, क्या प्रेजेंटेशन होता है, कंक्लूजन वगैरह शुरुआत एंड सब परफेक्टली अपलोड किया है। उसका भी लिंक चाहिए तो मैं भेज देता हूँ, अभी भेज दूं क्या? तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, बाद में मिल जाएगा आपको। ओके चलो या फिर चैट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है चलो। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मोनोपोली, 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू रोल ऑफ मनी मार्केट झालं, 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इधर ही रुको रुको रुको, किधर जाना नहीं, यही पे फॉरेन ट्रेड का रोल देखो। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कंपोजिशन है, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड यस, अर्न फॉरेन एक्सचेंज, इनकरेज इन्वेस्टमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, और ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स टू अर्न गुडविल। फॉरेन ट्रेड का बेटा हमको क्या फायदा होता है, या फिर क्या रोल है फॉरेन ट्रेड का हमारे कंट्री के लिए, या फिर क्या सही है, क्या अच्छा है क्या ये, बराबर। देखो पहला फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में मदद होगा, इन्वेस्टमेंट इंकरेज होगा। देखो ना क्या लिखा है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, बराबर। फॉरेन ट्रेड की मदद से बियॉन्ड द आवर कंट्रीज बाउंड्री वी कैन ट्रेड, इनकरेज बेटा होता है टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड, और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी मजा आएगा। चलो डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, बराबर, लेबर और कुछ टेक्नोलॉजी का भी वगैरह ट्रांसफर हो सकता है। फिर ऑप्टिमम एलोकेशन एंड, हम लोग मैक्स टू मैक्स बराबर जितना जरूरत है उतना यूज कर पाएंगे बेटा रिसोर्सेस। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, देखो फॉरेन ट्रेड हेल्प्स टू कीप द डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन स्टेबल व्हिच विल स्टेबलाइजेस द प्राइस इन द इकोनॉमी, मतलब डिमांड एंड सप्लाई स्टेबल रखने में मदद होगा फॉरेन ट्रेड। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, यस हम एक जगह पे सीमित नहीं रहेंगे, फॉरेन ट्रेड से हम लोग बाहर भी डील कर सकते हैं। और ब्रिंग्स रेपुटेशन और गुडविल भी बढ़ेगा फॉरेन ट्रेड की मदद से। कितने पॉइंट बेटा, एनी 4 पॉइंट की बात किया था, देखो आराम से। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या सर, मीनिंग वगैरह लिखना पड़ेगा तो हम कहाँ पे जाए, इधर मत जाओ बस इधर ही देख,
फॉरेन ट्रेड एंड टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, देखो फॉरेन ट्रेड is the trade between different countries of the world. It is also called as the international trade या फिर external trade. आराम से फिर आपको मैंने जो जो पॉइंट्स बोले वो आप लिख सकते हो, कौन से पॉइंट्स, आराम से आराम से आराम से. अर्न फॉरेन एक्सचेंज, इनकरेज इन्वेस्टमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, बराबर कि नहीं. फिर ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी, फिर मल्टीपल चॉइस अवेलेबल हो सकता है, रेपुटेशन गुडविल बढ़ सकता है, बस. और यहाँ पे अपना काम परफेक्टली डन होता है. इज दिस क्लियर विथ यू? यस सर, क्लियर. ओके, लेट मी आगे बेटा. नेक्स्ट तुम्हारा पेपर अगर तुमको देखोगे तो है मार्च 23 का. टेंशन मत लेना, तुम्हारे सामने ये रहा. सर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, हाँ देखना पड़ेगा. ये रेशियो और परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड डिस्कस कर लिया, हो गया, चलो. अरे कर लिया ना यार. फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम बाकी ये करेंगे. ए प्रॉब्लम फेस्ड बाय मनी मार्केट इन इंडिया, वो तो रोल था ना, प्रॉब्लम करना पड़ेगा. ए फॉर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस करने कर देंगे, डोंट वरी. मतलब यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन आपको रिपीट मिले, बराबर कि नहीं, बचे हुए हमको करने. ठीक है, चलो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो से स्टार्ट करेंगे, दिख रहा है ना तो मेरे साथ. यस सर, वी आर विथ यू, थैंक यू. चलो बेटा स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन से. यहाँ पे देख लो क्या क्या क्वेश्चन है. आप अगर रहते तो आप कौन से 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखते, एक बार कमेंट करोगे, टाइप करो कौन से 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते थे बेटा. हाँ देखता हूँ, पर मैं तो सब बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो. ठीक है, चलो. यस सर. Let's move ahead and we are going to start with the importance of micro. बराबर, कोई भी 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो की करना. ठीक है, चलो ओके. फीचर्स ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस. यस, आ गया शायद. इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. यस सर, फेब्रुआरी पब मिला. यस सर. फिर रेशियो और परसेंटेज तो हो गया. फिर अपन ना नेशनल इनकम के फीचर्स को करना है ना, करा देंगे भाई, टेंशन ना लो. चलो सर, आने वाला है, याद रखना, आने वाला है, सतर्क रहिए. चलो, फ्री मार्केट इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमी इज द फ्री मार्केट इकोनॉमी है. फिर दूसरा फॉरेन ट्रेड की बात हुई है यहाँ पे. वाओ नाइस. देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के वेरियस एस्पेक्ट एक्सप्लेन करता है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटरमिनेशन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी 2 कंट्रीज, बराबर 2 कंट्रीज का करेंसी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में मदद करता है, ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, चलो. फ्री मार्केट इकोनॉमी है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. F2 है ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड. आराम से आराम से आराम से आराम से. कौन सा बेटा, फ्री मार्केट इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड, फ्री मार्केट इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड, याद रखो. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड गुड्स, जैसे कि बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये लिया जाता है. आराम से लिख पाओगे, टेंशन ना लो. चलो, फ्री मार्केट इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड, बराबर. फ्री मार्केट इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड ये भी लिख सकते थे, बट ठीक है चलेगा. इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग और बिजनेस डिसीजंस, दो डिटरमाइन करना पड़ेगा, दो देखना. इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में देखो, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स. ठीक है, जैसे कि देखो microeconomic has made a valuable contribution to economy by developing various terms, concepts, tools, बराबर. अलग अलग टर्म्स, टूल्स एंड कॉन्सेप्ट बेटा डेवलप करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स ने मदद किया है. ठीक है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल. ये माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल की मदद से बेटा हमको मदद हुआ है वो स्टडी करने में. बहुत सारे टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टूल्स डेवलप किए हैं. बिजनेस डिसीजंस देखो बेटा, इंपॉर्टेंस की वे बिजनेस डिसीजंस लेने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता होगा. देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल टू बिजनेसमैन इन टेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन. ये डिसीजन कॉस्ट डिटरमाइन करने के हो सकते हैं, प्राइसेस डिटरमाइन करने के हो सकते हैं, बराबर. और लास्ट शायद मतलब और एक है प्राइस डिटर्मिनेशन. फिलहाल मेरे को आप ये 4 पॉइंट के ऊपर बात करो. F2 बोले तो फ्री मार्केट इकोनॉमी, दूसरा F बोलोगे तो फॉरेन ट्रेड, फिर EB, E फॉर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग और B फॉर बिजनेस डिसीजन, EB, बराबर.
तो ई फॉर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग और बिजनेस डिसीजन, और एक चलो करा देता हूँ प्राइस डिटर्मिनेशन, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ टू प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड, खत्म। यूजफुल टू गवर्नमेंट, दिस इज यूजफुल टू गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बराबर। बस इतना आपको मेरे को 4 पॉइंट्स याद कराना था। पहला बेटा आराम से बोलो चलो एक बार, बराबर। पहला एफ स्क्वायर, बराबर की F2, मतलब पहला था तुम्हारा फ्री मार्केट इकोनॉमी, फिर एफ फॉरेन ट्रेड था, एफ ई फॉर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग था, बी फॉर बिजनेस डिसीजंस थे, बराबर की नहीं। प्राइस डिटर्मिनेशन यूजफुल टू गवर्नमेंट, व्हाटएवर जो आपको याद आता है वो आप बोल सकते हो। चलो आराम से आराम से आराम से आराम से, फास्ट फास्ट, बराबर। चलिए फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन कौन सा, देखो रेशियो परसेंटेज मेथड हो गया। फिर एक्सप्लेन द 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, चलो नेशनल इनकम के फीचर्स, ठीक है। नेशनल इनकम के फीचर्स, नेशनल इनकम के फीचर्स, ठीक है। चलो ये रहा तुम्हारा नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम का मीनिंग ऑलरेडी आपसे मैंने पढ़वाया था, अभी मेरे को फीचर्स के ऊपर बात करना है, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, माइक्रो में नहीं आता, मैक्रो है, तो पहला तो पॉइंट तुम्हारा होना चाहिए आराम से। ये है तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे कंसीडर होता है। फिर नेट एग्रीगेट वैल्यू लिया जाता है। चलो पहला पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू लिया जाएगा। फिर नेट एग्रीगेट, नेट मतलब खर्चा वर्चा माइनस करके जो आता है ना, वो नेट एग्रीगेट वैल्यू कंसीडर किया जाता है। देन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंसीडर किया जाता है, बराबर। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन से। तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, देखो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट वैल्यू एंड द इंपोर्ट वैल्यू। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो वैल्यू आएगा वो कंसीडर होता है। चलो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। इन इंडिया इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30, ये सब पता नहीं, बराबर कि नहीं। चलो फ्लो कॉन्सेप्ट है ये, और कुछ है क्या? यस, मनी वैल्यू कंसीडर किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आया था, हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स भी इकोनॉमिक्स के सब अपलोड किए, ये आया था बेटा, बराबर कि नहीं। चलो देखो फ्लो कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट as it is shows flow of goods and services produced in a economy during a year. A money value, national income is expressed in the terms of money. money value में इसको कंसीडर किया जाता है या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। ऐसे बेटा पॉइंट से हमको 4-5 पॉइंट लिखने थे। एक्चुअली कितना बोला था इन्होंने, देखो 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, अपन ज्यादा ही बता रहे। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर होगा, नेट एग्रीगेट वैल्यू, फिर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फाइनेंशियल ईयर और फ्लो कॉन्सेप्ट और मनी वैल्यू होता है एक्सप्लेन यहाँ पे, बराबर। अरे क्या है, एकदम सिंपल है यार, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, यस लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड, इतना टाइम नहीं होगा। चलो प्रॉब्लम फेस बाय मनी मार्केट इन इंडिया, चलो मनी मार्केट के प्रॉब्लम्स आई थिंक लिखा है, आई डोंट नो, बट ठीक है। एक्सप्लेन द 4 एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, ये दोनों को शायद से टेक्स्ट बुक से देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, लेट मी चेक। प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, ओके ओके ओके। चलो ध्यान बनाए रखो बेटा, ध्यान बनाए रखो, आराम से करना है हमारा नेक्स्ट काम। रोल ऑफ मनी मार्केट है ये क्वेश्चन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट हमने नहीं लिखा था, तुम्हारे लिए छोड़ा था, बट टेंशन मत लो, डोंट फियर, व्हेन आकाश इज हियर वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के प्रॉब्लम्स हमको देखने हैं, ओके। यस सर, हो चले आना रे बाबा, जल्दी आ। चलो 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 चलो, है इधर ही है हम लोग, आराम से। चलो चलो चलो, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। चलो प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट, ओके। रोल ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट, आई गॉट इट। चलो आराम से अभी इसको इधर, ठीक है। चलो प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट, ये कौन से भी 4 पॉइंट्स है, आराम से, ठीक है। ड्यूअल स्ट्रक्चर, अभी ये एक मिनट, यस इधर से ये साइड में, ठीक है। चलो यहाँ पे कौन से 4 पॉइंट्स अपन याद रख सकते हैं एक बार,
चेक करते हैं, ठीक है। पहला ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट का ड्यूअल स्ट्रक्चर है, ये प्रॉब्लम है बोल रहा है। ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसके प्रॉब्लम है। शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इसके लिए। सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन में वैल्यू में फ्लक्चुएट होता रहेगा। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पॉइंट है। 5 पॉइंट ऐसे यहाँ पे फिलहाल तो दिख रहे हैं। पहला पॉइंट है तुम्हारा ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, क्या है बाबा? प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मनी मार्केट में, इसके लिए यहाँ पे बोला ड्यूअल स्ट्रक्चर या मनी मार्केट का प्रॉब्लम है। तो पहला पॉइंट, ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इज अ प्रॉब्लमेटिक, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। दूसरा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो मनी मार्केट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस एंटिटीज, जैसे कि कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन फाइनेंस कंपनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। देखो, द कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स इज आल्सो डिफरेंट, बोरोवर्स भी डिफरेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट है। तो ड्यूअल, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बराबर, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। पहला पॉइंट था तुम्हारा बेटा ड्यूअल स्ट्रक्चर, फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। ड्यूअल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है? इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट यूनिफॉर्म नहीं, अलग अलग है। बोरोवर्स भी यहाँ पे अलग अलग है, बैंक्स भी है, गवर्नमेंट भी है, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स। यस, ये मनी मार्केट में ज्यादा फंड लोग इन्वेस्ट नहीं करते, शॉर्ट टाइम के लिए फंड इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी कम फंड इन्वेस्ट करते हैं, कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज बेटा सीजनल फ्लक्चुएशंस। देखो, डिमांड फॉर फंड्स वराइज, बोले तो चेंज होगा एज पर द सीजन। ड्यूरिंग द पीक सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू जून, finance is required on a large scale for a various purposes such as a trading in the agricultural purpose, investment, business activities, etc. जाने दो, ये सब करने की जरूरत नहीं। सीजनल फ्लक्चुएशन बोलो, यहाँ पे वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होते रहते, टाइम फ्रेम में उन्होंने बोला, जैसे कि अक्टूबर और जून के टाइम में नॉर्मली फ्लक्चुएशंस वगैरह ज्यादा होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते थे। लेट मी जूम इट, ठीक है। चलो देखो, हमने बात किया बेटा शॉर्टेज ऑफ फंड की, फिर मैंने बात कर रहा था आपके साथ। देखो, ये तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स पता चला आपको। मनी मार्केट फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग, लो पर कैपिटा इनकम, पुअर बैंकिंग हैबिट्स, बराबर, ये सब आप पढ़ सकते हो। आल्सो हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये आप लिखने से अच्छा मैं तो बोलता हूँ ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट अमाउंट इन्वेस्ट होता है, मतलब कम अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगा। कैपिटल मार्केट जैसा नहीं है कि लॉन्ग अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट किया जाए। सीजनल फ्लक्चुएशंस में मैंने बोला आपको, अक्टूबर टू जून ये पीक टाइम होता है, फाइनेंस का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे आपके फंड्स में फ्लक्चुएशंस नॉर्मली होते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट देखो बेटा, और फिर कौन से 4 याद रहते हैं रख सकते हैं अपन, देखते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। देखो, ऐसा अपन ने नोटबुक में अपने लिखा होता था तो सही होता है ये चीज, बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, lack of financial inclusion, banking facilities in the country are still inadequate and inaccessible to the vulnerable groups। बोले तो बेटा सबको इसका एक्सेस नहीं है, वीकर सेक्शन, बोला vulnerable, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेटा इसका एक्सेस नहीं है, तो प्रॉब्लम है। फाइनेंस, तो सब लोग इंक्लूड नहीं होते यहाँ पे, इसके लिए लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर डिले इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है इनका, बराबर। 6 पॉइंट्स है इसे, आपको कौन से 4 याद करने आप डिसाइड करने का। पहला तो मैं याद रखूं ड्यूअल स्ट्रक्चर है, दूसरा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, फिर शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, फिर सीजनल फ्लक्चुएशन से, फ्लक्चुएशन होता है बेटा यहाँ पे सीजन टू सीजन। फाइनेंशियल, सब लोग इसमें इंक्लूड नहीं होते, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर डिले इन टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करते ये लोग, फास्ट हो गया, बराबर। अगर हम लोग अभी बात करें इसको थोड़ा सा, अगर मैं चेंज करने की बात करूं, ठीक है। ना, 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 ना। चलो, अभी अपना अगला क्वेश्चन क्या था आपको देखने यहाँ पे मिल सकता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक एक्सेप्शंस ऑफ डीएमयू था ना शायद, एक्सेप्शंस ऑफ डीएमयू। लेट मी सी, इसको चेंज करना है मुझे, एक मिनट। पहला मुझे वो एक्सेप्शंस टू डीएमयू भी एक बार देखने दो, इधर एक्सेप्शंस टू डीएमयू भी एक बार देख लेते हैं अपन, सही रहेगा। एक्सेप्शंस टू द डीएमयू भी करा देंगे, ठीक है।
चलो या हाथों हाथ उसको भी कवर करा देते हैं, सही रहेगा। ठीक है, हालांकि अपन ने किया है बेटा लॉ ऑफ डीएमयू वगैरह पहले भी किया है, बट अभी क्या है, अपना टाइम ऐसा है कि आपको अभी कराना है वो। बराबर कि नहीं? चलो। चलो जाने दो उसको, कोई दिक्कत। लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस तुम्हारे सामने ये रहे। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएम, यस गॉट इट। चलो देखो, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शंस, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ डीएमयू नॉर्मली बेटा उसका अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है बेटा, एवरी इंक्रीज इन द कमोडिटी, बराबर कि नहीं, आपका जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज इंक्रीज होता जाता है और एक टाइम पे वो कम होता है, बराबर कि नहीं। अब अगर टोटल यूटिलिटी वगैरह देखा रहेगा कर, तो एक टाइम इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, एक टाइम पे स्टेबल, फिर डिक्रीजिंग। बट ये ऐसा सिचुएशन है बेटा, यहाँ पे आप इनका यूटिलिटी कभी कमी नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, बराबर। तो लॉ इनको अप्लाई नहीं होता। कौन से केस में, मेरा हॉबी है, एनीथिंग इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, कॉइन्स, बराबर, रेयर पेंटिंग्स और म्यूजिक रीडिंग का मेरा हैबिट है, तो ये कभी कम नहीं होता है अगर मेरा हैबिट है तो हॉबीज हो गया। ए माइजर, इन केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव, बराबर। माइजर बोले तो बेटा आप समझते हो कंजूस आदमी, हाँ, जो पैसा बेटा नॉर्मली बचाता 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 रहता है, नॉर्मली ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता, तो इसको जितना पैसा मिले वो ऑब्वियसली उसको और एंजॉयमेंट देने वाला है, अच्छा वो आया बचा पैसा। तो इन केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपी उसको क्या देता है बेटा, मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी, जैसा उसका बेटा स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज होगा वैसा उसका यूटिलिटी भी इंक्रीज होने वाला है। ये किसी का एडिक्शन है, ये भी बेटा आपको इजीली समझ में आना चाहिए। अगर कोई ड्रंकर्ड बेवड़ा इंसान है तो इजी बात, जितना ज्यादा आ रहा है उसको मजा ही मिलता रहने वाला है। ए पावर, बराबर, जितना मुझे स्ट्रेंथ मिलता रहेगा, देख रहे हो बॉडी देख रहे हो, जितना स्ट्रेंथ बढ़ेगा ऑब्वियसली मुझे मजा ही आने वाला है। नेक्स्ट मनी, जितना ये अभी ये मनी के केस में सेम ऊपर जैसा माइजर के केस में पड़ा वैसे पैसा आ रहा है हमारे लिए बेटा, पैसा कितना भी आए कमी है, बराबर कि नहीं। तो ये पॉइंट्स 5 पॉइंट है आराम से, हॉबी माइजर एडिक्शन पावर मनी, हॉबी माइजर पावर एडिक्शन मनी, हॉबी माइजर एडिक्शन पावर मनी, वट एवर, बराबर, आराम से तुम याद रख पाओगे। ये था तुम्हारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। और अब भी हम लोग जाते हैं बेटा अपने मेन पॉइंट 10 के ऊपर, ठीक है, जहां पे हमको जाना है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सवाल रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना। अंधेरा तेरा तूने ले लिया मेरा, सितारा तेरे नाम या। डोळ्यात तूच साजणी, सुखाचा स्पर्श तू नवा। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब लोग है ना इधर? यस, एवरीवन इज विथ अस, हाँ सर हम आपके साथ ही है। चलो बेटा साथ में हो, लड़ेंगे बेटा, लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, टेंशन मतलब। सर ऐसा क्या बोल रहे हो, बराबर। चलो, सो देखिए बेटा हमने ये पार्ट कर लिया, अगर आपका ध्यान था देखो। चलो, पहला तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो पढ़ा, रेशो मेथड पढ़ लिया, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम बता दिया, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट बता दिया, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू बता दिया। ओके, चलो अभी बेटा नेक्स्ट पेपर के पास जाते हैं, नेक्स्ट पेपर के पास जाएंगे। चलो मैंने जैसे बता दिया देखो, अभी यहाँ पे देखो, पहले अपन ने मोनोपोली फीचर्स पढ़े थे, उन्होंने ये 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब अपन जो कर रहे हैं वो आने वाला है एग्जाम में, वहां पे भी और यहाँ पे भी मदद आएगा, मदद होगा आपको उसका, ठीक है। तो जुलाई 23 का पेपर तुम्हारे सामने, एक बार चलो देखो क्या क्या है। फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ माइक्रो हो गया क्या, फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ माइक्रो आई थिंक आपको नहीं बताया मैंने, बता दिया है बेटा। फीचर्स ऑफ माइक्रो हो गया अपना, बराबर ना, आराम से बता दिया बेटा, पीछे एक बार चेक करोगे मिल जाएगा, कराया अपन ने। फिर देखो
टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ओके, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, बट ठीक है चलो करा दूंगा। बट आगे देखो, फिर किधर गया, यस, एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी करा देते, मीनिंग ऑफ बजट और बजट के टाइप्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स, ये भी अपने को करना है, ठीक है चलो। ओके, सो लेट्स मूव विथ, पहला तो फीचर्स ऑफ माइक्रो हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनका आपको कराना था, बट ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूं, अभी ही मैं आपको एक लिंक दूंगा, अगर वहां से आप वॉच करोगे बहुत सही होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, मजा आएगा। मैंने डाला है 100%, मैंने अपलोड किया है, बराबर, एक बार चाहिए तो चलो ठीक है, ग्रुप में अगर आप देखे हो तो वहां पे मैंने लिंक भेजा रहेगा, एक बार उधर जाके चेक करना, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है उधर। चलो अभी मैं काम की बात करता हूँ इधर, चलिए। ओके ओके ओके, चलिए। सो अपना क्वेश्चन है अभी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तो चलो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी करा देता हूँ फटाफट। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, गॉट इट, देखो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी यूटिलिटी, यस गॉट इट गॉट इट। चलो देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आराम से मीनिंग वगैरह मैंने करा दिया था, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, और ये बच्चों ने बहुत सारे पढ़ा भी रहेगा, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, बस 6 पॉइंट्स है। चलिए बेटा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, उसमें पहला है देखो बेटा तुम्हारा फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फिर सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, आराम से बन जाएगा। चलो, ए फॉर्म यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है बेटा, चेंज इन द फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर, बराबर, जैसे कि फर्नीचर का सॉरी फर्नीचर बना दिया वुड से। ए प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड एज अ प्लेस यूटिलिटी, जैसे कि वुलन क्लॉथ्स है, उसका मोर यूटिलिटी है बेटा कोल्ड प्लेस, जहाँ पे जगह कोल्ड है बेटा, बराबर कि नहीं, अपने इंडिया में कहीं पे भी ऐसा एरिया जहाँ पे बेटा कोल्ड होता है ज्यादा, तो यू कैन सी, बराबर। चलो नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर हो, टीचर्स हो, लॉयर्स हो, जैसे कि मैं हूँ, बराबर कि नहीं। नॉलेज यूटिलिटी बेटा व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो इट इज कॉल्ड एज अ नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर कोई चीज के बारे में नॉलेज बेटा अपने को मिलता है, तो नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट होता है। पोजीशन बेटा, पोजीशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। टाइम यूटिलिटी देख सकते हो आप, चलो तो टाइम यूटिलिटी देखा बेटा, देखिए when the utility of a commodity increases with the change in its time of utilization, तो ये टाइम यूटिलिटी, जैसे कि स्टूडेंट मोर यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वाओ, एग्जाम के टाइम पे बेटा तुमको टेक्स्ट बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साल भर अपन देखते ही नहीं, बराबर कि नहीं, अपन मतलब तुम, मैं नहीं। चलो हो गया बेटा, आप याद कर सकते हो 4 पॉइंट्स आराम से, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन, नॉलेज, सर्विस, बराबर कि नहीं, यस खत्म, टाइम यूटिलिटी, दैट्स इट। चलो ओके, लेट्स अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ बजट और बजट के टाइप्स, बजट और बजट के टाइप्स, ठीक है, फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बजट और बजट के टाइप्स देखते हैं, चलो ठीक है ओके, आ गए तुम बजट और बजट के टाइप्स, ठीक। चलो आ गया, एकदम सिंपल, टाइप ऑफ बजट मिला, यस सर, टाइप ऑफ बजट एकदम सिंपल, कराया था पहले भी कवर, बट ठीक है, 8वां 9वां चैप्टर मैंने डाला था तो कराया था, बट अभी वापस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट बजट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट, शॉर्ट कोड याद रखो, बैलेंस है गवर्नमेंट रिसीट इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक दूसरा सरप्लस है तो गवर्नमेंट रिसीट इज मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर अगर डेफिसिट रहेगा तो गवर्नमेंट रिसीट आर लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खत्म।
अभी इसको पढ़ने का कैसे, जो साइन बोला ना अपन ने, उसको यहाँ पे लाइन में लिखना था। देखो, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अ बैलेंस बजट उसको तब करेंगे व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। आगे देखो यहाँ पे, government budget is said to be a surplus budget when estimated government receipt as are more than the government expenditure। फिर आगे भी सेम कुछ नहीं, बराबर आराम से लिख पाओगे। ये सेकंड वाला लाइन, हाँ उसके नीचे का देखो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट वाज डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। यहाँ पे क्या बोला देखो, सरप्लस बजट इज यूजफुल इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन में यूज होता है, आप ये लिख सकते हो। डेफिसिट बजट यूजफुल होता है इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, आराम से, और डिफ्लेशन रिसेशन ऐसा बोल सकते हो आप, खत्म। क्या है फिर इसमें, ठीक है आराम से। तो कौन सा था, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट बजट, दैट, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, ओके, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक चार्ट मैंने आपको बता दिया था, याद रखना है आपको, अभी आपके सामने वो वापस चार्ट में दिखा रहा हूँ, तो प्लीज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर चार्ट, ओके। चलिए चलिए, यस आ गया, दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिख रहा है क्वेश्चन का नाम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। चलो देखिए बेटा, ये चार्ट आपको याद रखना है, बराबर, इलास्टिक बराबर और इन इलास्टिक वाला, ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स अगर ज्यादा अवेलेबल है तो इलास्टिक, कम अवेलेबल है तो इन इलास्टिक, बराबर, हैबिट, ठीक है, टाइम पीरियड, एनी 4 फैक्टर्स। हाँ चलो, अभी एकदम आराम से समझ पाओगे ना ऐसे कुछ फैक्टर्स। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं समझाते टाइम ये नॉर्मल ऐसे समझाता हूँ कि इलास्टिक मतलब आप डिमांड चेंज करोगे, प्राइस कम ज्यादा होगा तो, ठीक है। मतलब समझो ना, अभी नेसेसिटी गुड्स है जो कि मुझे चाहिए ही और वो जरूरी होता है। नमक की अगर मैं बात करूं, प्राइस कितना भी बढ़ने दो, नमक खाना बंद करेगा क्या इंसान, बराबर ना, वो जरूरी है। तो यहाँ पे डिमांड चेंज नहीं होगा, चेंज मतलब इलास्टिक, चेंज नहीं होगा इन इलास्टिक, तो मैं चेंज नहीं करूँ, नेसेसिटी के केस में इन इलास्टिक, बराबर। तो देखो गुड्स इन, देखो नेचर ऑफ कमोडिटी कैन बी लग्जरी गुड्स एंड नेसेसिटीज, द डिमांड फॉर द नेसेसिटी इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। लग्जरी गुड्स हो तो मैं लग्जरियस है ना, बराबर की, तो वो केस में ऑब्वियसली इंसान खुद के खाने पीने के बारे में देखो, लग्जरी के बारे में पहले, तो ऑब्वियसली खाने पीने के बारे में, तो वहां पे इन इलास्टिक था, लग्जरी के केस में चेंज करे भाई, अभी नहीं बाद में खरीद लेंगे, बराबर ऐसा। चलो अगर ऐसा कोई है, हैबिट है बाबा, हाँ देखो मेरा हैबिट है, हैबिट के केस में बात करेंगे, अगर सपोज बाबा एक पर्टिकुलर चीज का मुझे हैबिट है, प्राइस कुछ भी रहने दो, सब है, बराबर, हैबिट है तो मुझे चाहिए ही, इन इलास्टिक में बदलूंगा नहीं, डिमांड चाहिए ही, बराबर कि नहीं। तो डिमांड फॉर द हैबिचुअल गुड्स आर रिलेटिवली इन इलास्टिक, और बाकी जो नॉन हैबिचुअल है वो बराबर इलास्टिक, ऐसा। अभी देखो ए पेरिशेबल गुड्स समझते हो बेटा, पेरिशेबल गुड्स बराबर की, तो देखो डिमांड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स इज इलास्टिक, ड्यूरेबल जो ज्यादा टाइम के लिए बेटा टिक सकता है, तो उसके लिए डिमांड में चेंज कर सकता हूँ। बट पेरिशेबल गुड्स जो कि बेटा टाइम के बाद खराब होते हैं, तो मैं वो टाइम पे बेटा डिमांड कैसा रखूंगा, इन इलास्टिक रहूंगा। तो ये याद रखना है आपको, ड्यूरेबल के केस में इलास्टिक और पेरिशेबल गुड्स के केस में डिमांड कैसा होता है बेटा, इन इलास्टिक होता है, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते, वो चाहिए ही होता है वो पर्टिकुलर टाइम पे, ओके। चलो सर, जैसे कि सब्जी वगैरह आप खाना छोड़ दोगे, चाहिए होता है ना, तो इसके लिए इन इलास्टिक है, ठीक है। चलो, और एक प्रोडक्ट ज्यादा टाइम तक टिक सकता है तो मैं चेंज कर सकता हूँ डिमांड मेरा, वैसे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखो, डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कमोडिटी विच इज यूज टुगेदर, साथ में, बराबर की नहीं। जैसे कि सिर्फ कार, क्या तुमको पेट्रोल नहीं चाहिए, तो प्राइस कुछ भी रहने दो, लेना ही पड़ेगा ना, बराबर कि वैसा, तो इन इलास्टिक होगा। डिमांड फॉर द कमोडिटी विच यूज टुगेदर विद द कमोडिटी, ठीक है, टू सेटिस्फाई सिंगल वन, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ऐसा आपको इसको समझ के याद करना है, ठीक है। चलो, एक इनकम वाला भी पॉइंट मुझे आपको बताना था, देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर एज अ हाई इनकम, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली प्राइस कुछ भी रहने दो, मैं खरीदूंगा ही। इनकम अगर मेरा ज्यादा है, प्राइस कुछ भी रहने दो, बराबर कि नहीं, तो वो केस में इनइलास्टिक हुआ। द डिमांड दो कंज्यूमर हैज हाई इनकम, द डिमांड फॉर द गुड्स इज इनइलास्टिक, वो बदलेगा नहीं, पैसा बहुत है भाई। और जो गरीब है वो ऑब्वियसली बेटा जिसके पास इनकम नहीं है वो चेंज करेगा डिमांड, बराबर कि नहीं खरीदेगा पैसा। तो ऐसा जो भी आपको जमता है, ये देखो ये चार्ट में से आप पॉइंटर्स याद करोगे, और कैसे याद करने का मैंने बता दिया। अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगा, आप डायरेक्टली इसमें से 4 पॉइंट उठाओ,
सामने उसका देखो, जैसे कि नेसेसिटी, नेसेसिटी लग्जरी है, हैबिट हैबिचुअल है नॉन हैबिचुअल है, टाइम पीरियड शॉर्ट रन है लॉन्ग रन है, बराबर, पोस्टपोन किया जा सकता नहीं किया जा सकता, नंबर ऑफ यूजेस सेवरल है कम है, बराबर कि नहीं वैसा। तो ये केस में इलास्टिक इन इलास्टिक वाला कॉलम ऐसा आप याद रखोगे, जो भी आपको चार जमता है वो हिसाब से आप याद रखो, चलेगा, ठीक है। चलो सर डन। नेक्स्ट केस, यस वी आर डन विद दिस, बराबर। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल को जैसे कि मैंने बोला था ग्रुप में भेजा है, वहां से आप प्लीज रेफर करना, ओके। चलो चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर तुमको मिलेगा अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मार्च 2024 का, मार्च 2024 का, वाओ बचा ही क्या है, बराबर कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चलो टाइप्स ऑफ डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ मनी कैपिटल मार्केट नहीं दिखा था, बराबर, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हो गया था, रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, फीचर्स ऑफ माइक्रो किया था ना अपन ने, उसका अपोजिट मैक्रो भी आराम से हो जाएगा बेटा ना, फीचर्स ऑफ मैक्रो हो गया समझो बेटा, माइक्रो का एकदम अपोजिट, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, एग्रीगेट, बराबर कि नहीं, उधर एग्रीगेट आ जाएगा वैसा। फिर अभी मैं फिलहाल बात करता हूँ बेटा टाइप्स ऑफ डिमांड के ऊपर, फिर प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये दो इंपॉर्टेंट है जो दो करना पड़ेगा हमको यहाँ पे बेटा, बराबर। कैपिटल पहला तो टाइप्स ऑफ डिमांड देखते हैं, ये भी एकदम सिंपल है, आप आराम से कर सकते थे, बट ठीक है चलो, देखो ये आ गया, इमीडिएटली आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट और कॉम्पिटिटिव। चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात करते हैं बेटा, इट इज अ डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर द गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज अ डिराइव्ड डिमांड, इसको बोला जाता है, इट इज द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, आगे प्रोडक्शन करने के लिए ये गुड्स का जरूरत होता है, चलो ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में या फिर ज्वाइंट डिमांड, अभी बताया कार और फ्यूल के बारे में। कंपोजिट डिमांड की अगर बात करोगे तो बेटा देखो, डिमांड फॉर द कमोडिटी विच कैन पुट सेवरल यूजेस के लिए, ज्यादा यूज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज होता है अलग अलग काम के लिए। कॉम्पिटिटिव बोले तो बेटा समझा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए रहेगा ये, बराबर, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, दैट्स इट, बराबर। एनी फोर टाइप्स ऑफ डिमांड यू कैन राइट, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन था। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट देखेंगे, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हो गया था, फिर फीचर्स ऑफ मैक्रो भी आराम से, माइक्रो का और मैक्रो का एकदम अपोजिट है, ठीक है वैसा। अभी बात करते हैं बेटा, चलिए फोर रीजंस और प्रॉब्लम्स, ठीक है, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है, और प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट के ऊपर हम बात करते हैं, चलो चलिए, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ मनी मार्केट हो गया ये, फिर आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट है, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट है, आई थिंक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं बेटा, हमको तो करना है, बट यहाँ पे एक है ना, उसको पहले करते हैं कि आपने उधर जाते फिर हो जाएगा। फोर रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कराता हूँ, बराबर। ये कराने के बाद मुझे एक बार खाली चेक करना है जुलाई 24 में क्या आया था, ठीक है, वो तो मैं करा ही रहा हूँ आपसे, डोंट वरी। तीन देखो, फीचर्स ऑफ मैक्रो आके गया, टाइप्स ऑफ डिमांड करा दिया, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई करा देंगे, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, चलो वो भी करा देंगे, फिर लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर बचता ही क्या है मतलब आने के लिए, तकरीबन मतलब सब पार्ट तो कवर होता है। आपको ऐसे तीन क्वेश्चन जरूर आएंगे जो अपन ने अभी यहाँ पे कर रहे थे ना, वो सब में से, ठीक है। चलो अभी बहुत लिमिटेड काम अपने पास है, करा देते। रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है, हमने किया था बट अभी वापस करते हैं। देखो पहला तो इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बेटा इंक्रीज हो चुके हैं, गवर्नमेंट का काम बढ़ गया है, चलो गवर्नमेंट का काम बढ़ गया है, देखो पहला क्या है, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का काम बढ़ गया है, देखो द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शन, जैसे कि सोशल हो, इकोनॉमिक हो, बराबर। दिस फंक्शंस इंक्लूड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, बढ़ाना है, हेल्थ सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर फोकस करना है, तो गवर्नमेंट का काम बढ़ गया, तो इसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया। गवर्नमेंट का खर्चा लोगों के ऊपर क्यों बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम बढ़ गया। दूसरा, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट खर्चा करता है, और स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, बड़ा आपको पता है इलेक्शंस के ऊपर कितना खर्चा होता है, फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना होता है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। ऐसे एनी 4 पॉइंट्स यू कैन राइट रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पहला बेटा इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता है, डेमोक्रेसी इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, आराम से। ठीक है चलो अभी ये यहां से देखो फीचर्स ऑफ मैक्रो हो गया, टाइप्स ऑफ डिमांड हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यहीं पे है। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करना शुरू में था आई थिंक, तो यस क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यस गॉट इट। पब्लिक एक्सपेंडिचर का ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर दिया कि नहीं? यस क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मिला, चलो देख लो बेटा। चलो तो पहला है तुम्हारा बेटा पब्लिक एक्सपेंडिचर का अगर मीनिंग देखो तो यस गवर्नमेंट जो पब्लिक के ऊपर खर्चा करे, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर बराबर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स। ठीक है पहला देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल, ऐसे 4 बेटा तुमको टाइप मिलेंगे। ए सुनो एक बार आराम से, पहला तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पेमेंट कराना हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के ऊपर ये किया जाता है बेटा, खर्चा किया जाता है, जैसे कि लोन टू स्टेट गवर्नमेंट को लोन देना है, ठीक है स्टेट्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो है एक्सपेंडिचर जो हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, R&D के ऊपर इनकर किया जाता है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो वॉर एक्सपेंडिचर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो, या फिर ये ऐसे कोई अनप्रोडक्टिव बेटा नेचर के एक्सपेंडिचर है, वो नॉन डेवलपमेंटल में आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, इसको बेटा नॉन डेवलपमेंटल कहते हैं। तो डायरेक्टिव प्रोडक्टिव इम्पैक्ट नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट होगा बस। ठीक है रिवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंट। ठीक है ये था तुम्हारा कौन सा बेटा, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर कराना है, चलो करा दूंगा डोंट वरी। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर कराना है, लेट मी सी इफ आई हैव रिटन, इफ यस देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है चलो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर लिखा है, लिमिटेशन नहीं भी लिखा रहेगा तो भी अपन करने वाले डोंट वरी। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखा गया मैंने, यस लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर यू गॉट इट। ठीक है देखो पहला तो बेस्ड ऑन सैंपल्स, इंडेक्स नंबर का जो बेटा सिस्टम है वो सैंपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। लिमिटेशन मतलब समझते हो ना, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं लोग बराबर, डिसएडवांटेजेस की बात होती है। तो पहला है तुम्हारा बेस्ड ऑन सैंपल्स, दूसरा है बायस्ड डेटा है बेटा ये, ठीक है बेस्ड ऑन सैंपल्स। फिर बायस्ड डेटा है बोले तो ट्रस्ट वर्दी नहीं है ये। उसके बाद में मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर होता है नॉर्मली, डिफेक्ट इन फॉर्मूलाज में डिफेक्ट है, चेंजेस इन द इकोनॉमी बराबर। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। पहला पॉइंट आपने देखा बेटा बेस्ड ऑन सैंपल्स, बायस बेस्ड ऑन सैंपल और बायस, फिर मिसयूज होता है, डिफेक्ट इन फॉर्मूला है, प्लस चेंजेस इन द इकोनॉमी,
देखो द हैबिट टेस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है, तो चेंजेस इन द इकोनॉमी, ये सब चीजें चेंज होती है। दूसरा क्वालिटेटिव चेंजेस है, द प्राइस और क्वालिटी क्वांटिटी सॉरी इंडेक्स नंबर्स में इग्नोर द चेंजेस इन द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को क्या करते हैं बेटा, इग्नोर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को इग्नोर करते हैं। चलो नेक्स्ट है बेटा तुम्हारा आर्बिट्ररी वेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो वेट्स असाइन, कोई डिफरेंट कमोडिटीज को जो वेट्स आप असाइन करोगे वो आर्बिट्ररी है, इसका मतलब उसमें कोई तर्क या फिर अंदाज वगैरह प्लान्स वगैरह फॉलो किया हुआ चीज नहीं होता। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप, इंडेक्स नंबर का स्कोप लिमिटेड है, तो इंडेक्स नंबर हैज ए लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पस देन इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। एक बार यूज किया एक पर्पस के लिए, किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं होता। व्हाट आई वांट इज माय डियर एनी 4 to 5 पॉइंट्स। पहला बेस्ड ऑन सैंपल, बायस्ड है, मिसयूज होता है, डिफेक्ट है फॉर्मूला में, इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं वो कंसीडर नहीं करते, क्वालिटेटिव चेंजेस इनका प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या बेटा कंसीडर नहीं करता, आर्बिट्ररी वेट्स बेटा तर्क अंदाज वगैरह ये लोग अप्लाई नहीं करते, लिमिटेड स्कोप इंडेक्स नंबर का, दैट्स इट। हाउ मेनी 4 to 5 points you have to remember, and that we will finish with the limitations of index number, classification बता दिया, determinant of supply आपने किया है नॉर्मली बट बता दे रहा हूँ, टाइप ऑफ डिमांड बता दिया, टाइप्स ऑफ मैक्रो भी हो गया। अभी ये तो तुम्हारा लास्ट पेपर था बेटा, बराबर, दिस इज द लास्ट पेपर यू शुड हैव। और अभी हमारे पास एक मिनट पहला पेपर का भी देखना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में करा रहा हूँ, डोंट वरी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी उन्होंने पूछा नहीं था बट लॉन्ग आंसर में पूछा भी रहेगा उन्होंने कभी कभी। देखिए इसमें एक अपना कौन सा बचा था रे, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट ही बचा था ना, ओके करा दिया बस, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट, ओके चलो प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट हाथों हाथ, इसमें नहीं वो बुक में है, चलो वो देख लेता हूँ वहां से, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ बस टेंशन मत लो। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई सर बता दो, ओके चलो आ जाओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बता दो, टेंशन मत लो, करा दिया अपन ने पहले भी बट ठीक है कराना है वापस करा देंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, गवर्नमेंट, सीएफओ, एनपीएसआई पहले भी किया था अगर कोई बच्चा मेरे साथ था तो, बराबर। सप्लाई कौन सी चीजें डिटरमाइन करते हैं, बराबर, सप्लाई, प्राइस ऑफ कमोडिटी बेटा डिपेंड करता है सप्लाई कितना होगा, टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है सप्लाई कितना होगा, तुम्हारा कॉस्ट डिपेंड करता है सप्लाई कितना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कि तुम सप्लाई कितना करोगे, गवर्नमेंट का पॉलिसी भी डिपेंड करेगा बेटा, बराबर, सप्लाई कितना होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, नेचुरल कंडीशंस भी डिपेंड करेंगे, बराबर, डिसाइड करेंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, अदर फैक्टर्स भी डिसाइड करेंगे तुम्हारा सप्लाई कितना होगा। सर याद रखने का एकदम सिंपल तरीका, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी सप्लाई, बराबर, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस सप्लाई आल्सो चेंजेस। State of technology, state of technology also important determinant which decides influences the supply, if the state of technology changes supply also changes। cost of production, if the prices of factors of production increases then the cost of production also increases, बराबर। अगर लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर इन्होंने ज्यादा पैसा चार्ज करना अगर ट्राई किया तो मेरा प्रोडक्शन, बराबर कि नहीं मतलब हाँ फैक्टर्स प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा, बराबर ना, जो उन्होंने जो चार्जेस दे रहे वो इंक्रीज हो गया, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खर्चा प्रोडक्शन करने के लिए बढ़ेगा हमारा, तो सप्लाई के इफेक्ट होगा, कम हो जाएगा सप्लाई, तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज याद करने के लिए सिंपल बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डिसाइड द या फिर इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई, इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चेंजेस सप्लाई आल्सो चेंजेस, ये लिख सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी हो, नेचुरल कंडीशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस और अदर फैक्टर्स। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, पहला क्या था बेटा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी हो, नेचुरल कंडीशंस हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस हो और अदर फैक्टर्स हो। रिमेंबर एनी 5 to 6 पॉइंट वेरी फास्टली। सर यस सर रिमेंबर कर लिया, ओके करा सर, ओके डन। चलो ओके, इज दिस क्लियर विथ यू? यस आई थिंक वी आर डन विद दिस, बराबर। अभी हमारा एक काम छोटा सा बाकी था और चलो वो भी मैं तुम्हारे लिए कवर करा के दे रहा हूँ, ठीक है, बस प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट, ठीक है, चलो प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट चाहिए, डोंट वरी वी आर गोइंग टू कवर इट, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट का क्वेश्चन अपन कवर करा के दे रहे बेटा आपको, टेंशन ना लो, सब होगा। चलिए प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट का क्वेश्चन अपन को कराना है, बराबर।
कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस करा है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी काम आएंगे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 परफेक्टली अटेम्प्ट हो जाएगा इससे, ये मेरा गारंटी। चलो, और यही क्वेश्चंस आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं, बट क्वेश्चन नंबर आपको आगे बोला ना 6 में भी काम आएगा। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट। चलो, कैपिटल मार्केट का प्रॉब्लम, पहला ही एकदम तगड़ा प्रॉब्लम, क्या? फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं बेटा शेयर मार्केट में, मिला? फाइनेंशियल स्कैम, ठीक है। चलो, दूसरा और क्या क्या बन रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग बेटा, अंदर के ही कंपनी के अंदर के ही लोग शेयर के साथ डील करके प्रॉफिट बना लेते हैं, बाहर के लोग फंस जाते हैं, तो इनसाइड ही ट्रेडिंग होता है। इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट से बेटा, इनके पास डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड बॉन्ड, डिबेंचर एटसेट्रा, देयर इज नॉट मच ट्रेडिंग इन द डेट, इन सिक्योरिटीज में ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होता है, शेयर्स में ज्यादा होता है। डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैव विटनेस अ शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिकॉज इन्वेस्टर प्रेफर करता है कहाँ पे बेटा, कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, जो बीएसई एनएससी पे लिस्टेड है वहां पे ही ट्रेड करते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी, a market is said to be informationally efficient if the company's stock prices incorporate all the available information into the current prices। सीधी बात, लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल इफिशियंसी मतलब सभी स्टॉक्स के बारे में सभी लोगों को सब कुछ पता नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है बेटा कैपिटल मार्केट का। फाइनेंशियल स्कैम होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेटा इनएडिक्वेट है, ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग नहीं होता, डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, बराबर, ये ट्रेडिंग जो लेस पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे होता ही नहीं है। देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सबको शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। दिस 5 पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। पहला, फाइनेंशियल स्कैम, इनसाइडर ट्रेडिंग, inadequate date instrument, decline in the volume of trade, lack of informational efficiency। My dear friends, by this I am done with your all क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर में आए थे। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा था, वो भी मैंने बोला ग्रुप पे भेज दिया है लिंक, अब वो देख लेना और बस फिर तुम्हारा काम कंप्लीटली सॉर्टेड हो जाएगा, बराबर। बाय विद दिस आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो पास्ट डेटा आया था वो करना था। आई होप कि आपने एंड में जो मैंने आपको लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चंस कराए थे, रैपिड रिवीजन का कंटेंट जो भी आपको कराया था हर एक चैप्टर वाइज, वो आपने किया रहेगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। फिलहाल मैं इतना ही बोल सकूंगा आपके लिए कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी और भी अगर कुछ दिक्कत है, आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, वहां पे मेंशन करो और पेपर दे के आओ, खूब अच्छा अच्छा मैसेज हमको लिखो, सही लगेगा तो जो एफर्ट से जो 2-2 घंटा आपके लिए लाइव लेक्चर्स वगैरह परफेक्ट हम आप लोग को दे रहे, तो उसका बेटा कुछ तो एक अच्छा आउटपुट निकल के आ जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी तुम्हारे साइड से बेटा एफर्ट्स डालना बाकी है, जाओ तलवार लो और बिंदास लड़के आओ, तो शत्रुओं का खात्मा करके आओ, बस इतना ही बोल सकता हूं मैं, और कुछ बोलने लायक फिलहाल है नहीं। ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए।